खाना का बंद कर। गुड आफ्टरनून बेटा। गुड आफ्टरनून सर। इतिहास का पहला चैप्टर का हम अध्ययन कर रहे थे और पहले चैप्टर के अध्ययन में हम जो पढ़ रहे थे वो पढ़ रहे थे शिल्प उत्पादन की। शिल्प उत्पादन किस प्रकार से करते थे, यानी हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो शिल्प उत्पाद जो बनाते थे वो किस प्रकार से बनाते थे और कहां से शिल्प उत्पादन की जो वस्तुएं थी वो उनके पास में आती थी, या फिर किन वस्तुओं का वो आदान प्रदान करते थे। हमने शिल्प उत्पादन में जो आपका माल प्राप्त करने संबंधी जो विधियां हैं उसके बारे में हमने अध्ययन कर लिया था कि शिल्प उत्पादन में जो माल प्राप्त करने की जो विधि है वो दो तरह से थी, एक तो स्थानीय और एक बाहरी क्षेत्रों से मंगाया गया सामान। कहने का मतलब स्थानीय का मैंने बता दिया था, बाहरी क्षेत्र का बता दिया था। उसके बाद में जो पॉइंट आता है वो है उपमहाद्वीप और उसके आगे से आने वाला माल, यानी कि पहले तो लोकल और फिर उससे थोड़ा बाहर जाकर ऐसी जगह जहां से शिल्प उत्पादन के लिए हमें वस्तुएं मिल जाती है। या फिर हड़प्पा वासियों ने क्या किया, शिल्प उत्पादन के लिए एक नीति अपनाई। नीति क्या अपनाई कि जहां पर जो माल मिल रहा है उसके लिए उन्होंने उस जगह पर अपनी जो बस्तियां थी वो बसाना प्रारंभ कर दिया, जिसका उदाहरण मैंने आपको बताया था सोर्दगुई अफगानिस्तान में उन्होंने अपनी एक बस्ती बसा दी जहां पर उन्हें क्या मिल रहा था, लाजवार्द का पत्थर, लाजवर्द का पत्थर उनको मिल रहा था। उसके बाद में नागेश्वर हो गया, आपके नागेश्वर बालाकोट, यहां पर क्या मिला, शंख। उसके बाद में आपके लोथल हो गया जो कि आपके गुजरात वाले एरिया में है लोथल, वहां से कॉर्निलियन और सेलखरी का पत्थर मिल गया। फिर राजस्थान के खेतड़ी में आप आ जाइए, वहां से इनको बहुत ज्यादा मात्रा में तांबा मिल गया। और एक चीज और हमने पढ़ी थी गणेश्वर जोधपुरा सभ्यता या संस्कृति के बारे में, जिसका सीधा सा जो संबंध है वो किससे है, राजस्थान से है। फिर एक चीज और देखी कि ये लोग एक अभियान चलाते थे ताकि मार्केटिंग कर सके, अपने वहां की चीज अपने यहाँ की चीज वहां दे दीजिए और वहां से कोई चीज यहाँ पर लेकर आ जाए, जिसके द्वारा भी मैंने आपको दो उदाहरण दिए थे। दो उदाहरण का मतलब एक तो राजस्थान का क्षेत्रीय अंचल जहां से तांबा, और भारत का दक्षिणी भाग जहां से सोना, सोना का जो लाने का काम है उसके बदले में अपने यहां से कोई भी चीज देनी है, उन सभी चीजों का हमने क्या कर लिया था, अध्ययन कर लिया था। अब अगला जो पॉइंट आपके आता है वो आता है सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। अब अपने एरिया से हटकर आप बिल्कुल बाहर चले जाए, दूसरे देश में चले जाए, उस चीज में संपर्क की। हड़प्पावासी शिल्प उत्पादन के लिए सुदूर क्षेत्रों से संपर्क किस प्रकार से बनाते थे और वहां से कौन कौन सी चीज का आयात या अपने यहां से कौन कौन सी चीज का क्या करते थे, निर्यात करते थे। अब उसके बारे में हम देख लेते हैं, ठीक है। अब एक चीज मैंने आपको कल बता दी थी कि अरब प्रायद्वीप के जो दक्षिणी छोर है, अरब प्रायद्वीप का जो दक्षिण पूर्वी छोर है वहां पर एक जगह है ओमान। तो पुरातत्वविदों के अनुसार जो ओमान है यहां से क्या आता था, संभवतः तांबा मंगाया जाता था। और हड़प्पाई पूरा वस्तु हो या ओमान की कोई वस्तु हो उसमें, और हड़प्पाई जो पूरा वस्तु है उसमें कहीं ना कहीं एक प्रकार से कह सकते हैं कि दोनों में निकल के अंश मिले हैं, यानी कि निकल एक प्रकार की धातु होती है, उसके अंश मिले हैं जो हड़प्पाई पूरा वस्तु है उनमें और ओमान में, जिससे प्रतीत हो जाता है कि ओमान से जो वस्तु आती थी वो हड़प्पा में आती थी, और हड़प्पा में भी ओमान से आया हुआ जो निकल जो तांबा होता था उसकी कुछ धातुएं हड़प्पाई जो पूरा स्थल में जो मिली हुई वस्तुएं हैं उनसे प्राप्त हुई है, ठीक है। और उसके बाद में मैंने एक चीज बताई थी आपको कि पहले हो सकता है जो हमारे विद्वान या पुरातत्वविद है वो इस चीज को कहते हैं कि मुद्रा का लेन देन नहीं होता था, हो सकता है कि वस्तु विनिमय होता हो, कि आपने अगर कोई वस्तु ली है तो उस वस्तु के बदले में आपको वस्तु देनी होती है।
तो वस्तु विनिमय का उस समय कारोबार चलता था कि आपने अगर ओमान से तांबा खरीदा है, हड़प्पा वासियों ने ओमान से तांबा खरीदा है, तो सीधी सी बात है तांबा खरीदने के बदले में उन्होंने अपने यहां से कोई भी बनने वाली कोई वस्तु है उसके बदले में दी होगी। तो उसके भी कई उदाहरण मिले हैं। एक बर्तन मिला है मर्तबान, जिसका नाम है मर्तबान। अपने जो सुराही होती है उसकी तरह, मटके की तरह थोड़ा पिचका होता है, ऊपर वाला भाग थोड़ा ऊपर तक होता है, मर्तबान। ये कहां मिला है? ओमान में। अब ये बर्तन हड़प्पा का है और मिला कहां पर है? ओमान में। जिससे ये प्रतीत होता है कि हड़प्पाई जो व्यापार करते थे वो वस्तु के बदले में वस्तु देते थे, और मर्तबान के मिलने का इस चीज का प्रतीक होता है कि वो हड़प्पा वासी ओमान को तांबे के बदले में क्या है, ये बर्तन, जो मर्तबान का जो बर्तन है वो उनको क्या दिया जाता था? भेंट किया जाता था या उनको दिया जाता था। इसके ऊपर एक मिट्टी की मोटी परत होती थी, मोटी परत, यानी कि मिट्टी की मोटी परत होती थी, जो इसमें कोई भी पेय पदार्थ डाल दिया उसको बाहर रिसने से क्या करती थी? रोकती थी। यानी मर्तबान की विशेषता आपको बताते हैं कि इस टाइप से बना हुआ है, आप पुस्तक में देख लीजिए, इस टाइप से बना हुआ एक बर्तन है मर्तबान, जिसकी जो परत होती है बाहर की वो क्या होती थी? मिट्टी की मोटी परत होती थी। और मोटी परत का मतलब यह है कि मोटी परत के बाद में लगाने का कारण यही था कि जो तरल पदार्थ है वो इसमें से लीक नहीं हो जाए, इसलिए, या फिर अन्य कोई चीज या कोई कीमती चीज इस मर्तबान में सुरक्षित ढंग से रखी जाती थी। तो ये हो गया मर्तबान के बारे में संक्षिप्त परिचय। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे चले। यस सर। यानी कि मर्तबान के बारे में हमने देख लिया। मर्तबान एक प्रकार का काली मिट्टी से बना हुआ बर्तन या पात्र, हड़प्पाई संस्कृति में बना हुआ, जो कहां मिला? ओमान में। तो इसका मतलब है कि वस्तु के बदले में वस्तु दी गई है। और मर्तबान में जो बना हुआ है वो काली मिट्टी का बना हुआ है, और इसकी जो परत है वो क्या है? बहुत ज्यादा मोटी है, मोटी परत इसके ऊपर चढ़ाई गई है। और इससे मोटी परत का मतलब यह है कि जो तरल पदार्थ होता है, तरल पदार्थ वो बहकर बाहर नहीं निकलता है, या तरल पदार्थ को रिसने से क्या कर देती है? मोटी परत रोक देती है। ठीक है, या फिर जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग हैं इसमें किसी प्रकार का सामान रखते होंगे या तांबा रखते होंगे। ये हो गया आपके मर्तबान के बारे में परिचय। अब देखिए, ये मर्तबान हो गया। सुदूर देशों से संपर्क के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। अब थोड़ा सा पीछे चलिए। 11वीं क्लास में हमने एक चैप्टर पढ़ा था, दूसरा चैप्टर, लेखन कला और शहरी जीवन। 11वीं की हिस्ट्री का जो दूसरा चैप्टर था, लेखन कला और शहरी जीवन, उसमें हमने एक चीज का अध्ययन किया था, मेसोपोटामिया, यानी कि लेखन कला का सबसे पहले अगर विकास हुआ तो वो कहां हुआ था? मेसोपोटामिया में। मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी वो कौन सी थी? चित्रकारी। यानी कि अधिकांश जो शब्द होते थे ना, शब्द नहीं थे, बहुत कम शब्द थे। अगर लेखन का कोई पता लगता था तो वो किसके द्वारा लगता था? चित्रों के द्वारा पता लगता था। अर्थात मेसोपोटामिया में जो लेख होते थे उनके अनुसार यह पता लगाता है कि एक पट्टिका मिली है, पट्टिका, इस प्रकार की पट्टिका बनी हुई है, उसके ऊपर कुछ लेख लिखा हुआ है, उस लेख में लिखा हुआ है मगान। ये कहा जाता है, पुरातत्वविदों ने एक अंदाजा लगाया होगा कि इस लेख में लिखा हुआ है मगान, और उसके आगे लिखा हुआ है तांबे से रिलेटेड कि भाई मगान से तांबा मंगाया, उस लैंग्वेज में लिखा हुआ होगा, उस लैंग्वेज में। तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि मगान यहां पर क्या है? ओमान।
तो कहने का मतलब मेसोपोटामिया जो चित्रकारी जो लेख होते थे या जो लिपि होती थी उसमें, या जो लेखन कला थी उसमें ओमान को क्या नाम दिया गया था? मगान। समझ में आ गया? यस सर। यानी कहने का मतलब मैं ये कह रहा हूं कि जो एक पट्टिका मिली है उसके ऊपर लेख लिखा हुआ है कि मगान से तांबा लाया गया या तांबा खरीदा गया। अब मगान तो कोई जगह ही नहीं है, लेकिन उस लिपि के अनुसार, उस लेख के अनुसार ये अंदाजा लगाया गया है कि यहाँ पर जो मगान है वो वर्तमान में का क्या है? ओमान। यानी कि ओमान को क्या बताया गया है उस लेख में? मगान। और वहां से क्या मिला है? तांबा मिला है। तो ये कह सकते हैं कि जो मेसोपोटामिया की जो लेखन प्रणाली है उसमें भी इस चीज के सबूत मिले हैं कि हड़प्पा वासियों ने अनेक जो अन्य कई ऐसे सुदूर क्षेत्र हैं वहां से क्या किया है? शिल्प उत्पादन के लिए व्यापार किया है। ठीक है, ठीक है। अब अन्य कई, जैसे ये मान लिया भाई ये पट्टिका मिल गई, पट्टिका के ऊपर कोई लेख लिखा हुआ है जिससे हमें उसकी सभ्यता और वहां के लेन देन के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में अन्य कई पुरातात्विक जो खोज है जिसमें क्या क्या मिला है? हड़प्पाई मुहर। हड़प्पाई मुहरें। याद रखेंगे कि ओमान से जब आप तांबा खरीद रहे हैं तो इस तांबे के बदले में आपने उनको क्या दिया? हड़प्पाई मोहर। उसके बाद में बाट, पासे। ठीक है, हड़प्पाई मोहर, बाट, पासे और मनके आदि वहां पर मिले हैं। कहां पर? ओमान में। यानी कि ओमान पे जब पुरातत्व विभाग के द्वारा खुदाई की गई तो इस खुदाई में पता चला कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो ओमान से व्यापारिक संबंध स्थापित किए हुए थे। यानी कि ओमान से व्यापार होता था, कुछ चीजें ओमान से लेते थे तांबा, और तांबे के बदले में यहां से कुछ बनी हुई चीजें थी वो उनको दी जाती थी। एक उदाहरण तो दे दिया मर्तमान का, भाई मर्तमान दिया जाता था। और जब वहां पर खुदाई की गई तो हड़प्पा कालीन जो मोहरें थी वो भी वहां पर मिली है, हड़प्पा कालीन जो बाट था वो भी मिला है, मनके भी मिले हैं, जिससे इस चीज का पता लगता है कि हड़प्पा कालीन सभ्यता के जो लोग थे वो ओमान से क्या रखते थे? व्यापारिक संबंध रखते थे। ठीक है, आगे चले बेटा। यस सर। यस सर। और जो मेसोपोटामियाई जो लेखन कला है उसके बारे में हम देख रहे हैं। भाई एक पट्टिका मिली हुई है, इस पट्टिका में मगान जो किसको दर्शाता है? ओमान को। ठीक है, भाई पट्टिका से पता चल रहा है कि किस देश को या किस नाम को किस तरह से वहां पर लिखा हुआ है। और लेख में एक नाम लिखा हुआ है दिलमून। भाई एक तो लिखा हुआ है मगान और एक लिखा हुआ है दिलमून, जिसका यह अंदाजा लगाया कि संभवतः ये जो नाम दिलमून है वो किसका है? बहरीन द्वीप का। बहरीन द्वीप। यानी कि मेसोपोटामियाई जो लेख था, पट्टिका थी, उसमें मगान का मतलब ओमान, और दिलमून जो लिखा गया है वो किसके लिए कहा गया है? बहरीन द्वीप के लिए कहा गया है। ठीक है, तथा एक शब्द और आया हुआ है मेलुआ। मेलुहा, तीन शब्द है उनकी जो पट्टिका है, मगान, दिलमून और एक शब्द आया है मेलुहा। और मेलुहा शब्द ये बताया गया है कि संभवतः हड़प्पा के लिए प्रयुक्त किया गया है। यानी कि हड़प्पा वासियों को मेसोपोटामिया में किस नाम से जाना जाता है? मेलुहा। बहरीन द्वीप को दिलमून, ओमान को मगान। ये देख लीजिए, एक पट्टिका मिली जिसमें मगान ओमान को माना गया संभवतः, दिलमून संभवतः बहरीन द्वीप को बताया गया है, और संभवतः मेलुहा क्या है? हड़प्पा है। संभवतः बताया गया है कि इनके लिए, इन तीनों के लिए ये शब्द प्रयुक्त किए गए हैं या इन शब्दों के द्वारा इनको परिभाषित किया गया है। ठीक है, और इसमें यह भी बताया गया है कि जो मेलुहा है, हड़प्पा,
वहां से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है, मेलुआ से हमें क्या क्या प्राप्त हुआ है। एक तो है कार्निलियन, लाजवर्द, बहुत ये जो दो चीजें हैं इंपॉर्टेंट चीजें हैं खुदाई के दौरान मिलने वाली। कार्लियन से मन के बने हैं, लाजवर्द का जो पत्थर है उससे भी कई प्रकार के आइटम बने हैं, ठीक है। तांबा, सोना, कार्निलियन, लाजवर्द, तांबा, सोना, और उसके बाद में विभिन्न प्रकार की लकड़ियां आदि प्राप्त हुई है। यानी कि जो लेख हुआ है ना, जो लेख लिखा हुआ है उसमें कहा गया है कि भाई हम लोग जो है ना, हमने मेलुआ से क्या क्या लिया, कार्निलियन, लाजवर्द, तांबा, सोना और लकड़ियां, या इसका हमने एक दूसरे से क्या किया है, व्यापार किया है। तो इस चीज के बारे में आप समझिए कि शब्दों में समझिए आप कि मेसोपोटामिया लेख की जो पट्टिका मिली है उस पट्टिका में ओमान, बहरीन, हड़प्पा द्वीपों को संबोधित किया गया है, जिसमें इनके लिए क्या प्रयुक्त नाम किया है, मगान, दिलमुन और मेलुआ। मेन रूप से मेसोपोटामिया ने हड़प्पा कालीन वासियों को किस नाम से जाना है, मेलुआ। यानी हड़प्पा के लिए उन्होंने कौन सा शब्द काम में लिया है, मेलुहा, ठीक है। आगे चले। यस सर। यस सर। यस सर। एक चीज और है कि मेसोपोटामिया लेख में, यानी कि जो मेसोपोटामिया के जो लेख लिखे हुए हैं, जो बताया हुआ है पट्टिकाओं में लिखा हुआ है, उसमें मेलुहा यानी हड़प्पा या मेलुहा को नाविकों का देश भी कहा गया है। ये याद रखेंगे कि नाविकों का देश किसे कहा गया है, यानी कि नाविकों का देश कहा गया है हड़प्पा को। और किसमें, मेसोपोटामियाई जो लेख है, मेसोपोटामिया की जो पट्टिका मिली है लेख की, उसमें यह कहा गया है कि मेलुआ नाविकों का देश है। अब मेलुआ यहां पर किसके लिए प्रयुक्त होता था, हड़प्पा के लिए, तो हड़प्पा क्या हो गया, नाविकों का देश। और इस चीज के प्रमाण भी मिले हैं कि वहां पर कुछ ऐसी पट्टिकाएं मिली है जिनके ऊपर जहाज, नाव, इनके चित्र बने हुए हैं, जिसकी वजह से ये कहते हैं कि जो मेलुआ है वो किसका देश है, नाविकों का देश है, ठीक है। आगे चले बेटा। यस सर। यानी कि ये कंप्लीट हो गया, सुदूर क्षेत्रों से संपर्क। कोई प्रॉब्लम? बेटा एनी प्रॉब्लम? नो सर। यानी नो सर। कहने का मतलब यह है कि सुदूर क्षेत्रों से संपर्क में तीन चीजें, मगान, दिलमुन और मेलुआ। यानी कि आप ये कहेंगे कि मेसोपोटामिया जो एक पट्टिका मिली है उसमें कुछ लेख लिखे हुए हैं, और उन लेखों के अनुसार जो हमारे इतिहासकार, पुरातत्वविद, उन्होंने एक अंदाजा लगाया कि किस शब्द को या किस जगह को किस नाम से वो अपने लेखों में लिखते थे। बस ये चीज याद रखनी है, जिसमें ओमान को मगान, बहरीन द्वीप को दिलमुन और हड़प्पा को मेलुआ के नाम से जाना गया है। और जब यहाँ पर खुदाई की गई तो ये पता चला कि कौन कौन सी चीजें निकली। और हड़प्पा की बात करें तो यहां से मिलने वाली जो चीजें थी, कार्निलियन, लाजवर्द, तांबा और सोना, ठीक है, और लकड़ियां। उसके बाद में मेसोपोटामियाई जो लेख है उसके अनुसार जो मेलुआ है उसको नाविकों के देश से भी संबोधित किया गया है। ये हो गया आपके सुदूर क्षेत्रों से संपर्क, कंप्लीट टॉपिक हो गया ये भी। भाई एक तो पास वाला, भाई शिल्प उत्पादन के लिए हड़प्पा कालीन जो लोग थे वो किस प्रकार से व्यवसाय करते थे, वो चीज हम पढ़ रहे हैं। एक तो माल उत्पादन, एक तो क्षेत्रीय देख लिया हमने, स्थानीय और भारी। फिर उसके बाद देख लिया कि शिल्प उत्पादन के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती थी उसके हिसाब से उन्होंने क्या कर दिया, बस्तियां बनाना स्टार्ट कर दिया था। शोरगुई है,
आपके नागेश्वर बालाकोट है, आपके राजस्थान का खेतड़ी अंचल है, गुजरात का लोथल अंचल। तो कहने का मतलब वहां पर अपने बस्तियां लगा दी और जहां से जो चीज मिलती थी उसको सिल्क उत्पादन में काम में ले लिया। एक चीज तो वो हो गई। सुदूर क्षेत्रों का मैंने बता दिया, 3 जगह का नाम बता दिया मैंने आपको, बहरीन द्वीप, ओमान और एक हड़प्पा। ठीक है, तो मेसोपोटामिया जो लेख है उसमें यह बताया गया है कि किस चीज को किस नाम से संबोधित किया गया है और कौन कौन सी चीज कहां कहां से प्राप्त हुई है। आपके अगला जो टॉपिक आता है वो आता है मोहरे, लिपि और बांट। मोहरे, लिपि और बांट। ठीक है, अगला टॉपिक अब देखते हैं हम, मोहरे, लिपि और बांट। अब एक एक चीजों को ऊपर पढ़ते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम मोहरों को। मोहरे और मुद्रांकन। मुद्रांकन, ठीक है, पहला जो टॉपिक है ये तो मेन टॉपिक हो गया और इसमें अपन पढ़ रहे हैं मोहरे और मुद्रांकन। बहुत आसानी से आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, मोहरे और मुद्रांकन। ठीक है, मोहरे और मुद्रांकन जो होता है इसका प्रयोग जो किया जाता है वो किया जाता है लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए। लंबी दूरी के संबंधों को सुविधाजनक बनाने के लिए, यानी कि जो आपकी मोहरे हैं और जो मुद्रांकन है उसका जो उपयोग किया जाता है वो किया जाता है लंबी दूरी की जो संपर्क है। जैसे कोई चीज है, अपने यहां से कोई चीज बहुत दूर भेजनी है तो उसमें मेन चीज का जो रोल रहता है वो रहता है मोहरों का और मुद्रांकन का। तो उस समय भी जो लंबी दूरी होती थी उसके संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए इस चीजों की आवश्यकता होती है। जैसे एक उदाहरण दिया हुआ है किताब में कि कल्पना कीजिए कि आपने एक बैग भरा हुआ है, एक बैग भरा हुआ है, उसमें कोई भी सामग्री रखी हुई है और उस सामग्री रखकर उस बैग का ऊपर वाला जो हिस्सा है या ऊपर वाला जो मुंह है उसको क्या कर दिया आपने, धागे से कस के बांध दिया। कस के बांध दिया। अब पहले ये चीज तो होती नहीं थी भाई, चपड़ी होती थी जिससे लगा दिया गया। तो पहले क्या, एक उदाहरण दे रखे हैं यहां पर कि उस बैग को बांध दिया, धागा कस के बांध दिया। अब क्या करेंगे, गीली मिट्टी लेंगे और गीली मिट्टी लेकर जो धागा जहां पर बांधा हुआ है वहां पर उस गीली मिट्टी को क्या कर देंगे, लगा देंगे। कहते हैं मतलब उसका लेप कर देंगे, चारों तरफ से उसको पैक कर देंगे और उसके ऊपर लगा देंगे मोहर या उसका एक मुद्रांकन, एक छाप देंगे उसके ऊपर मोहर। मोहर को छाप दिया। अब जहां पर वो चीज भेजनी है, जैसे आपको कोई चीज भेजनी है, आपने मोहर लगा के भेज दिया उस चीज को जहां पर आपको भेजना है। अब रास्ते में उसके साथ छेड़छाड़ हुई है या नहीं हुई है, उस बैग को खोला गया है या नहीं खोला गया है, उसका आपको पता तुरंत चल जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने उसको पैक करते टाइम मिट्टी का लेप लगा दिया और अपनी जो खुद की जो मोहर है वो लगा दी। अब वहां पर पहुंच गया, अब वहां पर मिट्टी के ऊपर मोहर नहीं है, तो इससे क्या पता लग जाएगा कि रास्ते में ही जो प्रोडक्ट आ रहा है, जो सामान आ रहा है, उसके साथ छेड़छाड़ कर दी है। क्यों? क्योंकि अगले आदमी ने तो जब भेजा है सामान को पैक करके तो उसके ऊपर अपनी मोहर लगा दी और उसकी मोहर से अपन पहचान जाएंगे, हाँ यार वो की वो मोहर लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, इसके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हुई है। लेकिन अगर छेड़छाड़ हुई है तो पता लग जाएगा भाई मोहर भी नहीं है, उसके नाम की मोहर नहीं है, तो इसका मतलब गड़बड़ की है। तो ये उदाहरण है मोहर और मुद्रांकन का, कि कहने का मतलब कि एक थैला अगर आप कोई भी सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं तो एक उदाहरण दे दिया कि आप श्योर है कि आपने अपनी मोहर लगा दी। अब मोहर लगाने के बाद में उस सामग्री या उस सामान के साथ किसी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हो सकती। ठीक है, समझ में आ गया बेटा?
Yes, sir. यानी कहने का Yes. मतलब मोहरों का मैं एक आपको उदाहरण बता रहा हूं कि आप कोई चीज भेजते हैं, कोई पैक करके आपने भेज दिया, उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा दिया, चपड़ी, जैसे अभी राजस्थान की बात करें, राजस्थान में कई प्रकार के एग्जाम होते हैं, तो उसमें जो उत्तर पुस्तिका होती है, उत्तर पुस्तिका जिसमें आंसर देते हैं, उनको क्या करते हैं, धागे से बांधकर उसके ऊपर क्या लगा देते हैं, चपड़ी लगा देते हैं, और चपड़ी लगाकर उसके ऊपर मोहर लगा देते हैं। जैसा कि जैसा पैक करके दे दिया। अब ये ऐसी की ऐसी जो चीज हमने पैक करके दी है वो गंतव्य स्थान तक पहुंच गई, गंतव्य स्थान तक पहुंच गई, तो उससे प्रतीत हो जाता है कि इस चीज के साथ किसी भी प्रकार की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई है, सुरक्षित रूप से हमारे पास पहुंच गई है। और छेड़छाड़ होती तो वो मोहर भी नजर नहीं आती और चपड़ी भी उखड़ी हुई नजर आती। इसका एक फायदा तो ये हो गया सुरक्षित, प्लस इससे हमें ये और पता लग जाता है कि ये जो उक्त सामग्री या जो उक्त वस्तु है वो कहां से आई है और किसके द्वारा भेजी गई है। तो हम वापस पीछे चलते हैं हड़प्पा कालीन सभ्यता में। तो उस समय क्या था, ये हड़प्पा की जो मोहरें थी या जो मेसोपोटामिया कालीन जो मोहरें थी, तो वो क्या करते थे, अगर किसी सामग्री को पैक करके भेजना है तो उसको बांध के उसके ऊपर मिट्टी का लेप लगा के और अपनी वहां की जो मोहर होती थी उसको लगा के किसी भी जगह भेजना था भेज देते थे। तो एक तो पहचान हो गई कि भाई पैक आया है सामान, और मोहर देखकर पता लगा लेते थे कि ये जो उक्त सामान आया है, ये थैला आया है, वो किस जगह से और किसने भेजा है। दैट्स क्लियर? यस सर। ठीक है बेटा? यस सर। अब आपके आ जाता है लिपि। भाई मोहरों के बारे में हमने देख लिया, अब आपके आ जाता है लिपि। अब आपने देखा होगा कि कोई प्रकार की मोहरें होती है, कई प्रकार की पट्टिकाएं मिली हैं जिनके ऊपर किसी न किसी प्रकार की भाषा या शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। लिपि का मतलब है लिखावट, यानी कि किसी चाहे वो मोहर हो या कोई भी पट्टिका हो, उसके ऊपर कुछ भी चीज लिखी हुई है तो वो क्या है, उसकी लिपि। और लिपि का मतलब यह है कि जैसे कोई भी मोहर है, ये मोहर है, इस मोहर को जिसने बनाया तो वो क्या कर देगा, अपना उसके ऊपर नाम और अपनी पदवी लिख देगा, जिससे हमें पता लग जाएगा कि उक्त मोहर किस व्यक्ति ने और कब बनाई है, इससे पता लग जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया? यानी कि लिपियां कई प्रकार की है। कुछ लिपियां ऐसी है जिसके ऊपर जिस व्यक्ति ने जो लिपि बनाई या जो मोहर बनाई उस मोहर के ऊपर अपना नाम और पदवी लिख दिया। कुछ मोहरें ऐसी है जिसके ऊपर जानवर का चित्र बना दिया, जिससे व्यक्ति क्या है, जानवर के चित्र को देखकर समझ जाए कि ये किस चीज का प्रतीक है। ठीक है, अब हड़प्पा कालीन जो लेख मिले हैं, वो जो लेख मिले हैं वो बहुत छोटे मिले हैं, ज्यादा लंबे नहीं मिले हैं। हड़प्पा कालीन जो लेख है वो क्या है, छोटे मिले हैं, छोटे, यानी ज्यादा बड़े अभिलेख हड़प्पा कालीन सभ्यता से हमें प्राप्त नहीं हुए हैं। और इन अभिलेखों में लगभग 26 चिन्ह हैं। जो लेख मिले हैं उसमें कितने चिन्ह हैं, 26। यानी कि हड़प्पा कालीन जो अभिलेख मिले हैं उसमें कितने चिन्हों का उल्लेख किया गया है, 26। लेकिन यह कहा जाता है कि जो हड़प्पा कालीन जो लेख या अभिलेख है वो आज तक पढ़े नहीं गए हैं। हड़प्पा कालीन जो अभिलेख है वो आज तक नहीं पढ़े गए। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ने की वजह भी ये रह गई कि ये जो अधिकतर शब्द हैं वो किस में दिखाए गए हैं, चिन्ह में दिखाए गए हैं, जिसलिए उसको पढ़ना क्या है, मुश्किल है। ठीक है, और ये जो 26 चिन्ह है तो ये अंदाजा लगाया गया है कि एक प्रकार की जो 26 चिन्ह है वो वर्णमाला से रिलेटेड है, वर्णमाला से, यानी कि एक चिन्ह एक शब्द और एक स्वर को दिखाता होगा। यानी कि 26 चिन्ह है जिसमें से जैसे अपने वर्णमाला होती है, बार खड़ी हो गया, अपने कक्का हो गया, ए आ या एबीसीडी हो गई, तो कहने का मतलब अपने तो एबीसीडी हो गई, वहां पर जो 26 चिन्ह थे हो सकता था कि वहां की जो वर्णमाला थी वो ये 26 चिन्ह थे, जिसमें प्रत्येक जो चिन्ह था एक स्वर या फिर व्यंजन को दर्शाता होगा।
स्वर या व्यंजन। यानी कि जिस प्रकार जैसे अपने ए है, बी है, सी है, तो वो क्या है, वहां पर ऐसे चिन्ह बने हुए होंगे, किसी प्रकार का कोई चिन्ह बना हुआ होगा, कुछ भी मान लीजिए ये चिन्ह है, तो अपने तो एबीसीडी हो गई ये चीज, और वहां पर क्या है, ये चिन्ह बने हुए हैं ऐसे। भाई ए का मतलब ये होता होगा, बी का मतलब ऐसे होता होगा, सी का मतलब ऐसे होता होगा, तो कुछ भी मान लीजिए, तो चिन्ह द्वारा बने हुए वहां पर वर्णमाला मिली है, जिसमें ये अंदाजा